बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, ये यकीन दहानियाँ बारहा करवाई गई। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो हमले हुए और फिर पाक अफ़गान बॉर्डर पर भी आज फायरिंग का तबादला हुआ, तो सारे ताने बाने जाके अफ़गानिस्तान में मिल रहे हैं। अबूरी हुकूमत वहाँ पर टीटीपी और दीगर जो अनासर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं उनको रोकने में अब तक नाकाम रही है। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, आज के प्रोग्राम में कुछ उनका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि 2014 से 2020 तक जो सारा ज़ोर था दहशतगर्दी का वो टूट चुका था, और फिर 2021 के बाद से अब तक हम कई हमले देख चुके हैं। अभी जो बलूचिस्तान में पंजगूर और नौशकी में हमले हुए वो बड़े हमले थे, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ किए गए, और वज़ीर दाखिला ने और दीगर हुकाम ने इस बात की तस्दीक की कि इन हमलों के लिए सहूलतकारी अफ़गानिस्तान और भारत से हासिल थी। अब अफ़गानिस्तान जो कि एक तरह से दोबारा से डिस्टेबलाइज हुआ है, वहाँ पर कोई निज़ाम हुकूमत मौजूद नहीं है, जो बुरी हुकूमत है उसकी उस तरह से रिट कायम नहीं है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा बन गया। इस ख़तरे से हम कैसे निपटेंगे, आज के प्रोग्राम में कुछ उस पर बात करेंगे जी। लेकिन दूसरी तरफ हमें कुछ सियासी सूरत हाल में भी अहम डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग अदम एतमाद के लिए इकट्ठी हो गई है, वो कितने कामयाब होंगे इस इत्तेहाद से, और हुकूमत को कितना ख़तरा है। हुकूमती वज़रा तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें कोई ख़तरा नहीं है। शेख रशीद साहब और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इन मुलाकातों को कहा कि ये सिर्फ़ खाने की दावतें हैं, ये फ़ोटो शूट है और इसको एंजॉय कर ले अपोजिशन, लेकिन हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। सिंध में भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। अब जमात इस्लामी के बाद PSP भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राज़ी हो गई, उनका भी आपस में मुआहिदा हो गया है बलदियाती एक्ट के ऊपर। सो वो जो सिंध हुकूमत के इर्द गिर्द ख़तरात मंडला रहे थे और उनकी अपोजिशन अब काफ़ी टूट गई है। तो ये तो सियासी डेवलपमेंट है। लेकिन आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज भी 5 जवान शहीद हुए। सबसे पहले तो उनकी फैमिली से इज़हार ताज़ियत, और जो हमारे फ़ौजी जवान अफसरान जिस तरीके से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील जंग हमने लड़ी, वो जंग हमने जीती, लेकिन हालिया हमलों के बाद फिर से बहुत सारे खदशात सर उठा रहे हैं। तो आज अपने बहुत ही एमिनेंट पैनल से पूछेंगे कि पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रियासती बयानिया कितना मजबूत है, बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए रियासत पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सरफराज बुगटी साहब, साबिक़ वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद रिंद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। और हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। गुफ्तगू का आगाज़ में करना चाहूँगी सरफराज बुगटी साहब आपसे। बुगटी साहब, क्योंकि आप साबिक़ वज़ीर दाखिला भी हैं बलूचिस्तान के, ऑन ग्राउंड अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी क्या वजूहात हैं बॉर्डर एरिया में बिलखुसूस, क्योंकि ये इलाके जहाँ पर दहशतगर्दी के हम हालिया वाक़यात देख रहे हैं, ये बॉर्डर के नज़दीकी इलाके हैं, तो वजूहात और टाइमिंग इस वक्त ये हमले क्यों ज़्यादा होना शुरू हो गए? क्योंकि हमने 6 साल देखा था काफ़ी कम हो गई थी हमलों की तादाद, और दहशतगर्दी का ज़ोर भी काफ़ी हद तक टूट गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं उन शोहदा के ख़ानदान के साथ इज़हार ताज़ियत करते हुए और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान ने जिस जवामर्दी के साथ इस हमले को पसवा किया है उनको राज तहसीन देते हुए मैं समझता हूँ कि मल्टी रीजंस हैं जो आप बलूचिस्तान में जो करंट राइज देख रहे हैं। हमेशा से जो इंसर्जेंट्स होते हैं वो इसी तरह अटैक्स करते हैं कि आपको बिल्कुल ही साल 2 साल आपको फील ऐसा होता है कि जैसे चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, फिर वो रीग्रुप होते हैं, रीऑर्गेनाइज होते हैं। इस बीच में वो स्टेट या रियासती इदारों की या हुकूमतों की मिस्टेक्स जो हैं उनको वो मॉनिटर करते हैं, और उनको मॉनिटर करके, क्योंकि देखें कुछ चीज़ों का तो चीज़ें उनके पास हैं, जैसे कि किस टाइम अटैक करना है, ये विंडो उनके पास है और कहाँ करना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द लैंड एंड दे हैव टू अटैक वन एनी इंच ऑफ द लैंड। शाहिद रिंद साहब, क्या वजूहात हैं इस वक्त ये राइज जो आया है? क्योंकि हमेशा जब इस तरह की जंगें हो रही होती हैं, इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो लोग टाइमिंग के ऊपर काफ़ी सोच विचार करते हैं कि आखिर इस वक्त ये चीज़ होने का मकसद क्या है, जो भी मुलव्विस अनासर हैं वो क्या, उनके आदाफ क्या हैं, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। थैंक यू तंजीला। सबसे पहले एक चीज़ हमें देखनी होगी कि हालिया जो बलूचिस्तान में हमले हुए हैं वो जिन इलाकों में हुए हैं
उनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। पहला हमला आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले तुर्बत के करीब हुआ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का भारी जानी नुकसान हुआ। उसके बाद बाकी 2 हमले नोशकी और पंजगूर में हुए। नोशकी और पंजगूर के जो हमले हैं, उनकी सिग्निफिकेंस है अपनी। नोशकी उस इलाके, डिस्ट्रिक्ट नोशकी में रेकोडिक है, और पंजगूर इज अ पार्ट ऑफ मकरान डिवीजन विच रिलेट्स टू सीपैक। पिछले 1 महीने में आप ये देखें कि आप रेकोडिक के हवाले से जब पेशरफ्त करने जा रहे हैं, रेकोडिक को दोबारा से डील को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बातें हो रही हैं, और रेकोडिक एक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेल आउट पैकेज कहा जा सकता है। दूसरी तरफ चाइना के साथ जो भी सूरत हाल सी पैक को लेकर, जो भी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, उस वक्त वजीर आजम का चाइना का दौरा, तो बहुत सिग्निफिकेंट हैं ये दोनों हमले, नोशकी और पंजगूर में, रेकोडिक की डील को लेके और वजीर आजम के दौरा चाइना को लेके। मेरी नजर में इससे कोई एग्री भी कर सकता है और डिफर भी कर सकता है। अच्छा, दोनों जो हमले थे उनकी इंटेंसिटी बड़ी थी, उनकी तैयारी बड़ी थी। उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 72 घंटे तक पंजगूर में ऑपरेशन जारी रहा। गो के जो हमला हुआ इब्तदाई, वो इब्तदाई हमले के बाद फॉलो अप ऑपरेशंस में लाजमी सी बात है, बहुत सबसे ज्यादा मुश्किल जो नोशकी में पेश आई वो वेदर की थी, क्योंकि वेदर इतना डस्टी था उस दिन कि आप कोई जो है ना एरियल सपोर्ट पहली रात नोशकी में ले ही नहीं सकते थे। तो ये टेक्निकल चीजें थी जिसकी वजह से तवील हुआ है ऑपरेशन, लेकिन उसमें कामयाबी किसी हद तक आई। ISPR का ये क्लेम है कि उन्होंने जो है दहशतगर्द मारे हैं और उनके जो मकासद थे उन्हें वो उन मकासद तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन सिग्निफिकेंट इलाके हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से फैसलों पे उनका इम्पैक्ट है। ठीक है, आपने स्ट्रेटेजिक अहमियत बता दी कि ये इलाके उनकी एक सिग्निफिकेंस है और उसको इग्नोर करते हुए आप इस सारी चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते। इम्तियाज़ गुल साहब, हमने फ़ौरन कह दिया या फ़ौरन नहीं भी कहा, कुछ ज़राए होंगे, ज़ाहिर है रियासत के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उनको बरूए-कार लाते हुए ये फाइंडिंग्स होंगी कि अफ़गानिस्तान में सहूलतकारी के शवाहिद हैं और फिर भारत में भी सहूलतकारी के शवाहिद हैं। लेकिन हम रास्ता रोक नहीं पा रहे। हमारी कोऑपरेशन भी है, हमारा बहुत ज़्यादा ताउन भी है, हम पड़ोसी भी हैं, हम उनकी मदद भी कर रहे हैं, फिर भी ये ताने बाने वहाँ जाके बार बार अगर मिलते हैं तो किसका कसूर है? जी, बड़ा डर डर के सवाल किया तंजीला आपने। ये इसकी फॉर्मुलेशन बड़ी आसान है कि ये कोई, अव्वल तो बात है कि कोई हमारे लिए ख़बर नहीं है कि इन हमलों के डांडे दिल्ली से मिलते हैं या काबुल से मिलते हैं। ये तो बड़ी पुरानी कहानी है, क्योंकि आपको मालूम है अगर जिस किसी के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं वो तो मुसलसल कचोके लगाता रहेगा। तो लिहाजा ये जो एक तरीक़ाकार बन गया है कि जो ही हमला होता है और तवज्जो हटाने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी, दोनों सिविल मिलिट्री, ये बताना शुरू कर देते हैं कि इनके डांडे जो हैं उधर से मिलते हैं। ये मेरा ख्याल है सिलसिला अब ख़त्म हो जाना चाहिए। तो सेल्फ अंडरस्टूड बात है कि वो लोग जो इस पाकिस्तान का इस्तेहकाम नहीं चाहते, वो लोग जो यहाँ पे अमन नहीं देखना चाहते, वो लोग जो सीपैक गवादर को कामयाब नहीं होने देना चाहते, वो इस काम में मुलविस होंगे। ये कोई राज की बात नहीं है। जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है या अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने का ताल्लुक है, हमें जहन में रखना चाहिए कि तालिबान भले वो हुकूमत में आ गए हैं, लेकिन तालिबान वो मदारी नहीं है कि जिसको पता है कि उसके सामने 4-5 बलों में सांप छुपे हुए हैं और लिहाजा उन सांपों को आप बल में से निकाल के पटारी में बंद करें और यूँ सांपों से आपको जो ख़तरा है वो ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ा इलाका है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, कबाइल हैं, कबाइलों के अंदर फिर मसाजिद हैं, मदारिस हैं, लोग हर जगह छुपे हुए हैं, ईरान के अंदर भी छुपे हुए हैं। तो उसमें सिर्फ ये कह देना कि जी तालिबान की चूंकि हुकूमत आ गई है लिहाजा वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। एक मौके पे जब अफगान डिफेंस फोर्सेस समेत कोई तकरीबन 4 लाख के करीब अफवाज और पुलिस वाले अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे में फैले हुए थे, हम पे हमले तो उस वक्त भी हो रहे थे। खुद अफगानिस्तान के अंदर बेशुमार दहशतगर्दी के वाक़यात हर रोज़ होते थे, हर रोज़ तकरीबन। तो इतनी बड़ी क़ुव्वत के बावजूद आप ज़रूरी नहीं है कि हर हमले की पेशबंदी कर सकें। हमारी भी बहुत बड़ी फ़ौज है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हमने ख़ुद को पोजीशन किया हुआ है उस मुस्तकिल ख़तरे के लिए जिसके बारे में हम दुनिया को बताते हैं कि ये हमारा एक असली दुश्मन है और हमारे ऊपर हाइब्रिड जंग उसने मुसल्लत की हुई है।
اور پھر اس کے باوجود کیج تربت اور نوشکی وغیرہ میں جو معاملات ہوئے ہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے اسٹیٹ آف پریپیئرنس جس کو کہتے ہیں، یعنی جو تیاری کی کا عالم تھا وہ نہیں تھا. اس لیے کتنے اگر دور دراز علاقے ہیں اور وہاں آپ 10-15-20 فوجی جوانوں کو اب افسران کے وہاں پہ چھوڑ دیں اور اس کے لیے ان کے کوئی دوسری تیسری لائن آف ڈیفنس ان کے لیے نہ ہو. ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ ان کی ڈیوٹی کے یہ الگ پہاڑی علاقے میں اور صحرائی علاقے میں ڈیوٹی کے کیا مینولز ہیں، کیا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، کیونکہ آپ پہ چھاپا اسی وقت پڑتا ہے اور نقصان صرف اسی وقت ہوتا ہے جب آپ بے خبر ہوتے ہیں. بے خبر اسی صورت ہوتے ہیں رات کے وقت سوئے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن تو وہ آپ نے ایک بہت بڑا افغانستان کے علاقے کی سوال بات کی، ہے. بلوچستان کے علاقے کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں وہ بڑا ایک غیر یقینی کی صورتحال والا علاقہ ہے. میں واپس آتی ہوں آپ کے پوائنٹ پہ. میں نے ڈر کے سوال نہیں کیا تھا، میں ذرا محتاط الفاظ منتخب کر رہی تھی تاکہ جواب اچھا آ جائے. جین صاحب، ایک بڑی انفارچونیٹ ایک چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوئیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا تیسرا، مطلب 2021 میں یہ آغاز ہوا ہے سارے عمل کا، اور اب جو ہے وہ آپ دیکھیں پوری دنیا کی نظریں دوبارہ ہماری طرف آ گئیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، اور اس میں لاہور کا واقعہ بھی ہو گیا، سافٹ ٹارگیٹس اور وہ جو پرانے اللہ نہ کرے ویسے حالات، لیکن کچھ اشارے ایسے ہی ملنا شروع ہو گئے. آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو حملے ابھی ہوئے اس کے لیے میرا خیال ہے کافی وقت پریپریشن کی گئی ہوگی، کیونکہ وہ ملٹری کا نگاہ سے ٹیکنیکلی وہ بڑے ویل ان کے ایکسپرٹ لوگ کر سکتے ہیں. عام کے لیے یہ ممکن نہیں. اس میں ہے، اس کے بعد پھر ریڈ، اور ریڈ میں بھی آکوپیشن ہے وغیرہ کے بعد آپ وہاں پہ اپنے آپ کو فورٹیفائی کر کے تو پھر آپ مقابلہ کرتے ہیں. یہ ٹیکنیک ہے، یہ خاصی ٹریننگ کے ساتھ لوگ کر سکتے ہیں. کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ماڈل وغیرہ آپ کو پریکٹسز کرائی گئی ہوں. دوسری جو چیز میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ ویپنس ماڈرن ویپنس تھے، اور اس میں پاپر لانچر بھی تھے ان کے پاس وہ چیزیں ہیں جو کہ لگتا ہے کہ کافی محنت کی گئی ہے ان لوگوں کو گروپ سے تیار کرنے کے لیے، بڑے ایکشن کے لیے. اور لازمن یہ چیزیں پہلے ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. پہلے وہ ایمبوش کرتے تھے، اور ایمبوشر نے کوئی ہمارا کون بائے کو 2 گاڑیاں جا رہی ہیں کہیں ہو گئی یا کہیں دھماکہ کر دیا. لیکن یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے واقعات ہوئے ہیں اور 2 یونیورسٹی اور پنجور میں سیریس واقعات، لہٰذا ان کے لیے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو بڑا ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ ایسے واقعات. چیز یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ویپنس ہیں وہ تو افغانستان سے گئے، اور افغانستان میں محفوظ رکھنا چاہیے. جو بھی امتیاز بات کر رہے تھے میں اسی کے بات کروں گا کہ وہاں پہ 3.5 لاکھ کے قریب آدمی تھی، پھر اس کے علاوہ پولیس تھی، بہت کچھ تھا. لیکن آج وہ وہاں سے ڈس انٹیگریٹ ہو چکی ہے، وہ موجود نہیں ہے. وہ لوگ ساتھ لے گئے ہیں یا ویپنس کہیں پھینک گئے ہیں یا بیچ رہے ہیں آگے، کیونکہ آج وہاں پہ نہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہیں طالبان کے پاس. اور میں تو بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ یہ ڈر آتا ہے کہ ان کی پبلک کے انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو مدد نہیں کر رہی. ان کو وہاں پہ خوراک کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، تنخواہیں نہیں لوگوں کو مل رہی. تو یہ نہ ہو کہ پبلک میں ایک امپریشن اٹھے کہ ہمارے لیے تو پھر امریکہ یا اشرف غنی بھی ٹھیک تھے، کم از کم ان کے وقت میں روٹی تو ملتی تھی، کھانے کو تو ملتا تھا. آج طالبان آ گئے تو ہم اس سے بھی گئے. تو یہ وہاں پہ اگر یہ صورتحال بن جاتی ہے تو طالبان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے، اور ہمارے لیے اس سے بڑی مشکل کہ افغانستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو ہمیں اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر وہاں پہ حکومت کی رٹ بھی نہیں ہوتی تو وہ ظاہر ہے وہ بھی ہمارے لیے خطرہ ہے. جن صاحب، آپ کی بات سے ہی میں واپس بریک کے بعد گفتگو یہیں سے شروع کروں گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور بات ہم کر رہے ہیں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ. ظاہر ہے بہت ساری باتیں سامنے آئیں، اور رند صاحب جو تحریک طالبان پاکستان کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ اس پہ رد عمل آیا تھا مختلف طرف سے، اور بالخصوص سول سوسائٹی کا، کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. جس طرح کے حالات سے پاکستان کو اور پاکستان کے شہریوں کو انہوں نے دوچار کیے رکھا. اب حکومت کہتی ہے جی کہ ان کی کوئی بھی شرائط ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ جو حالیہ واقعات ہیں یا ٹی ٹی پی کے مضبوط ہونے کا تاثر ہے، یہ کس حد تک درست ہے اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، ٹی ٹی پی کے معاملے پر اگر ہم جو بات کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے معاملے پر اس سے پہلے بھی جب مذاکرات کی بات ہوئی تھی تو وہ سیاسی قیادت کا ہی یہ ایمفیسائز تھا کہ مذاکرات کیے جائیں، اور پھر جب کارروائی کی بات آئی تب بھی سیاسی قیادت نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ کارروائی کی جائے. اس مرتبہ جو مذاکرات شروع ہوئے اس میں ایک چیز جو مجھے لگتی ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کا معاملہ ہو یا بلوچستان کی صورتحال ہو، اس میں جو بات چیت یا مذاکرات کرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کی پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی، چاہے وہ مذاکرات ہوں چاہے وہ کارروائی ہو، اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے وداؤٹ پولیٹیکل اونرشپ کے وہ کسی بھی سمت میں اگر جاتے ہیں. تو ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی، چاہے بلوچستان کا معاملہ ہو چاہے ٹی ٹی پی کا معاملہ ہو، پولیٹیکل اونرشپ جب اس کی ہوتی ہے تو آپ اس چیز کو کامیابی سے آگے تو لے کے کیا بلوچستان کے جو چلتے ہیں. حملے ہیں شاہد صاحب، اس میں بھی ٹی ٹی پی کا آپ کہیں کوئی ایلیمنٹ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو سیف ہیونز میں چھپے ہوئے لوگ ہیں شاید وہ استعمال کر رہے ہیں افغانستان کی سرزمین، اور وہ بارڈر سے اس طرف کو انٹرفیرنس کر رہے ہیں. دیکھیں، بلوچستان کے جو حالیہ واقعات ہیں، چاہے وہ نوشکی کا ہو، تربت کا ہو یا پنجگور کا ہو، اس میں ٹی ٹی پی کا کوئی ایسا لنکیج ہمیں نہیں ملتا، اور ہسٹوریکلی بھی کوئی ایسا نہیں ملتا. لیکن چونکہ سیکیورٹی آفیشلز کا یہ کہنا ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہوں یا بلوچ ملیٹنٹس ہوں، انہیں افغانستان سے ایک سپورٹ ملی ہے. دیکھیں، ماضی میں بلوچستان میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، ان تحریکوں میں ایک چیز تھی کہ افغانستان میں انڈین انفلوئنس اتنا نہیں تھا. گو کہ غیر ملکیات کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن پچھلے 10 سے 15 سالوں میں جو ملیٹنسی ہمارے پاس خاص کر بلوچستان میں رہی ہے، اس میں افغانستان میں جو انڈین پریزنس تھی اس نے بہت سی چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے معاملے میں پچھلے 10-15 سالوں سے ابھی تک جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے وہ کنفیوژن سے دوچار ہے کہ اس نے کس طرح کام کرنا ہے. آیا اس نے کوئی کارروائی کرنی ہے، سیکیورٹی کارروائی کرتے ہوئے صورتحال کو قابو کرنا ہے، یا پھر مذاکرات کرنے ہیں. دیکھیں، ان تمام چیزوں میں جب تک یکسو ہو کر تمام جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی ادارے ہوں چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، نیشنل ایکشن پلان کے وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ریلیجیس ایکسٹریمزم جو ہے وہ ٹیررزم ہے. وٹ سارٹ آف ادر جو ٹیررزم ہے اس کا ہم کیا کریں، اس کو ہم ابھی تک اس پہ کلیئر نہیں ہے. تو نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا ہی اس لیے تھا کہ ملک میں امن و امان کا قیام ہو اور ملک میں جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ ہو. اس کے لیے ہمیں دوبارہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی صورت میں بیٹھنا ہوگا تمام اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو، چاہے اس میں سیکیورٹی آفیشلز ہوں یا پارلیمنٹ کے لوگ ہوں یا سویلین بیوروکریسی ہو. کیونکہ دیکھیں، بلوچستان میں جو بھی اس وقت صورتحال ہے اسے آپ نے کسی ایک میتھڈ کے ساتھ آپ حل نہیں کر سکتے. نہ تو یہ صرف مذاکرات سے حل ہوگی، نہ یہ صرف سیکیورٹی کارروائی سے حل ہوگی. آپ کو پیرالل چلنا پڑے گا. بلوچستان کو پولیٹیکل مینیجر نہیں، ڈیولپمنٹ مینیجر کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں وہ جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی وہ نہیں چل سکیں. امتیاز گل صاحب، آپ کس طریقے سے ٹی ٹی پی کا ذکر دوبارہ سے ہونا شروع ہوا، خبریں بھی آنا شروع ہوئیں، لیکن پھر اچانک سارا کا سارا جو شفٹ ہے وہ بلوچستان کی طرف چلا گیا، لیکن جو اس میں ہم کرکس دیکھتے ہیں وہ افغانستان کے انریسٹ اور وہاں پہ جو حالات ہیں اس سے ہم جوڑ رہے ہیں اس کو. دیکھیں، یہ بھی ایک ڈیفلیکشن ہے، اس حقیقت سے صرف نظر ہے جس کا پاکستان کو سامنا ہے، اور وہ حقیقت ہے بھارت کے ساتھ ہمارے کشیدہ تعلقات اور بھارت کی وہ پالیسی جو اس نے 2007-08 جب سے تحریک طالبان پاکستان نے جنم لیا تھا اس وقت سے اختیار کر رکھی ہے. اور اس کا واحد مقصد پاکستان میں عدم استحکام پھیلانا تھا، پاکستان کو بدنام کرنا تھا دنیا بھر میں. بڑی وہ کامیابی سے انہوں نے کیا ہے. ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اس کا حل پاکستان کے اندر تلاش کرنا ہے، اور اگر ہم نے دشمن کو
रोकना है हमारे अंदर के कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से, यानी उनका नाजायज फ़ायदा उठाने से, उसके लिए हमें उन बुनियादी मसाइल पे तवज्जो देनी होगी जिसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन गैर मुल्की अनासर, TTP जैसे लोग और उनके जितने ये बलोच रिपब्लिकन आर्मी, अब तो खैर बलूचिस्तान नेशनल आर्मी बन गई है, 2 तंजीमें मिल गई हैं, इनके जो नारे हैं वो उनके जो बयानियां हैं उसको जिन मामला से तकवीत पहुंचती है हमें उनको एड्रेस करना होगा। आप गवादर की मिसाल ले लें, गवादर में हर दफ़ा धरना होता है, प्रोटेस्ट होता है, वादे होते हैं, महीने के बाद फिर हालत वही हो जाती है। जिस शहर को, जिस मकाम को CPEC में भी वो कहते हैं कि ये उसके सर का ताज है CPEC का, तो सवाल हमारा ये है हमारी सिविल इंतज़ामिया से, हमारी फौजी इंतज़ामिया से, कि क्या वाकई हमने CPEC के सर के ताज के अंदर के वो हालात बेहतर करने के में तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा किया है, जिसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे मसाइल खड़े हो, रोड्स बंद हो जाती हैं, जो लोगों की फ्री इंडस्ट्रियल जोन तक एक्सेस है वो नहीं होती है, मतलब बहुत सारे मसाइल हैं, पानी के अभी तक मसाइल हल नहीं हो सके हैं। तो ये तो वो इश्यूज थे जो कि 4-5 साल में अब तक हो जाने चाहिए थे, हम उन्हें अभी तक नेशनल ग्रिड में नहीं शामिल कर सके बहुत सारे इलाकों को। जैन साहब, ये बड़ा बुनियादी, तो बहुत दूर की बात है, वहां पे जो बिजली घर कायम होना था 5 साल पहले, उसके लिए चीन ने पैसे भी दे दिए थे, वो भी, उस पे भी अभी तक काम नहीं शुरू हो सका है, और उसकी बहुत सारी वजूहात जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर नहीं है। ठीक है जैन साहब, हम ये तो कह देते हैं कि जब तक हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, बाहर हमने ये एक स्टांस लिया था, पिछले दौरे हुकूमत में ये बात ज़रा ज़्यादा होना शुरू हो गई कि ज़ाहिर है अगर आपको CPEC भी मुकम्मल करना है सारी चीज़ें, और उसका फ़ायदा वहाँ के अवाम को आप नहीं पहुँचाएंगे, तो आप का जो तरक्की से बलूचिस्तान को सीधा करने का और उसको सिक्योर करने का रास्ता है वो आगे खुलेगा नहीं, इसी तरीके से बंद रहेगा। तो अब क्या करें? जो बात इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं उसका हल क्या है? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसमें एक हिस्सा तो ये है कि जब भी डेवलपमेंट होती है बिल आखिर फायदा वहां के लोगों को मिलेगा। ये हो नहीं सकता कि वहां के लोगों को ना मिले। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी, डेवलपमेंट भी होगी और उससे कारोबार जिंदगी भी चलेगा। मैंने सिर्फ सिंध में एक मिसाल देखी कि एक वक्त पे बहुत ज्यादा अपोजिशन थी पनवाकिल छावनी बनाने पे। लोग वहां पे जमीन नहीं लेने देते थे, ये उस जमाने में जवाहरलाल के दौर में। अब थोड़ी जब बन गई तो जहां वहां पे जो खुशहाली लोगों में है वो कारोबार जिंदगी बेहतर होने की वजह से वहां पे उनको फायदा भी है। वहां कोई छावनी को दूध सप्लाई करता है, कोई वेजिटेबल सप्लाई करता है, कोई कपड़े वहां पे बेचता है, तो लोगों के हालात बदले हैं। तो यहाँ भी ये होगा, लाजमन हो। लेकिन चीज ये है कि ये डिले, अब जो बुनियादी चीजें अगर सारे पाकिस्तान में हमें बिजली मुयस्सर है या पानी हमें हमारे नलकों में आता है, तो ये भी एक शर्म की बात है कि 70 साल में हमारे पाकिस्तान में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे ये चीज नहीं है। तो लाजमन इन चीजों को प्रायोरिटी देनी सर, चाहिए। कतला कलामी के लिए माजरत, लेकिन जिन लोगों ने गवादर से फ़ायदा उठाना है, वहाँ पे जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनानी है, वो तो सारे फ़ायदे उठा रहे हैं। मसला तो गवादर के लोगों को है जो हक दो तहरीक चला के वहाँ पे बैठे रहे हैं, उन बेचारों का कुछ पुरसाने हाल नहीं है। जिन्होंने जमीनें खरीदी या सोसाइटीज बनाई वहां पे अभी कुछ बन नहीं गया। वो प्लॉट ही प्लॉट्स हैं। जो मैंने वहां पे तहकीक की है, अभी उन लोगों को वहां पे जो सर्विस वहां पे डिलीवर करनी वो नहीं है ना, वो है उनके पास, तभी तो वो लोग बेच नहीं सके प्लॉट। आज भी उनके इश्तिहारात चलते हैं, या तो उन कॉलोनीज को किसी ने बिजली मुहैया कर दी हो या उन कॉलेज को वाटर सप्लाई दे दी हो, सिस्टम जानते हो, तो फिर बड़ी अच्छी बात है। आप कहें कि जनाब कॉलोनीज में 5 बिजली आएगी कहाँ से, जब आपके नेशनल ग्रिड में वहां पे है ही। ईरान से देते थे, ईरान वाला भी मसला खराब हो गया क्योंकि वहां से भी वो कभी बिजली आती है कभी नहीं होती। तो असल तो झगड़ा यही है एक्चुअली। वो चीज ये प्राइवेट मसला है, वहां पे सबसे पहले ये चीजें डेवलपमेंट भी करनी हो, ये कॉलोनी भी बनानी हो, तो तब भी ये चीजें होंगी तो बनेगी। आप कुछ गलतियों को भी वो नोट करते हैं, कोई कमी भी रह गई है ऑन ग्राउंड? हम काफ़ी अरसे से देख रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अरसे डिप्लॉयड रही हैं और वो वहाँ पे कोशिशें भी कर रही हैं। अमन व अमान की सूरत हाल कभी लगता है बहुत बेहतर हो गई है, कभी फिर वहाँ से
लोकल ऐसे इश्यूज सामने आना शुरू हो जाते हैं कि हुकूमतें नाकाम नज़र आती हैं। तो आपको लगता है कि कोई नाकामी भी है कि अभी भी वो जो गैप्स उनको चाहिए इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए दुश्मनों को, वो मिल जाते हैं उनको? देखिए, एक बात तो ये नाकामी का तो तस्वुर ही नहीं है। रियासत हमारी इतनी गई गुजरी नहीं है, ना उनकी इतनी कैपेसिटी है, तो नाकामी का तो बिल्कुल तस्वुर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये कैपेसिटी है कि हम इंशाल्लाह जीतेंगे और जीत चुके हैं। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द जो हैं वो किसी सूरत में अपना एजेंडा हम पर बंदूक के जोर पे मुसल्लत नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बहैसियत कौम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम ड्यूल माइंडसेट से बाहर निकले। हम इस वायलेंस को किसी और अंदाज से देखते हैं, मजहब के नाम पर जो वायलेंस है उसको किसी और अंदाज से देखते हैं। तो जिस दिन हम ये ड्यूल माइंडसेट से बहैसियत कौम बाहर निकल आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जंग लड़ना मुश्किल भी होगी। बुगटी साहब का ये कहना है जी कि जो बयानिया है रियासत का, उसमें भी कहीं ना कहीं हम कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हैं। शायद रिन साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, बाकी पैनलिस्ट भी यही कह रहे हैं। वापस आते हैं, बयानिया कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? फिर जो परसेप्शन है बलूचिस्तान के हवाले से और जिस तरीके से इंडिया एक मुसलसल लॉबी करता है, जैसे यहाँ को वाक़या आता है फिर उस इंडियन चैनल जैसे शुरू हो जाते हैं और एक इमेज बनाने की कोशिश की जाती है बलूचिस्तान में हालात के हवाले से पाकिस्तान का, उसका मुकाबला हमें कैसे करना चाहिए? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, बयानिया की बात हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के साथ हम जब बात करते हैं इम्तियाज़ गुल साहब, तो हम बैड तालिबान, गुड तालिबान, बहुत सारी डिबेट में से गुजर के आज जिस जगह पे खड़े हैं, जहाँ पे अभी पिछले दिनों में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा रियासत तैयार ही नहीं है कि उसने कैसे मुकाबला करना है दहशतगर्दी का और इंतहा पसंदी का। आप बलूचिस्तान के तनाजुर में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बयानिया उस वक्त मौसर होता है, काबिल कबूल होता है, जब ऑन ग्राउंड इक़दामात लोग देखें कि जो आम लोगों के मसाइल हैं उस पर तवज्जो है कि नहीं, नंबर वन। नंबर टू, जो लोग बयानिए की ज़रूरत की वजह बनते हैं, चाहे वो लश्कर हैं, चाहे वो जैश हैं, चाहे वो रिपब्लिकन आर्मी है, चाहे TTP है, उनके हवाले से जब तक तमाम रियासती इदारों के अंदर यकसुई ना हो, एक जैसा मौक़िफ़ ना हो। हमारे वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन क्या आप समझती हैं कि ये नैरेटिव या बयानिया देने के लिए कोई मुनासिब शख्सियत हैं? इसलिए कि उनको तो पिछले दिनों इतनी शर्मिंदगी थी कि पंजगूर भी वो नहीं कह पा रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। और इसके अलावा हैं बड़े एनर्जी वाले इंसान हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो वज़ारत दाखिला ये बहुत बड़ा बोझ है, उसके उठाने के लिए आपको बड़ा एनर्जेटिक इंसान चाहिए होता है। ठीक है, जन साहब, आप किस तरीके से देखते हैं बलूचिस्तान में कैसे इफ़ेक्टिवनेस लाई जाए? आप कहते हैं टेरेन भी बहुत मुश्किल है, उसको संभालना मुश्किल है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर मैनेज करना भी ज़ाहिर है हमें अपेरेंटली मुश्किल ही नज़र आता है। तो करें क्या? रास्ता क्या है कि ये पाकिस्तान को और बलूचिस्तान के मसाइल को लेके जिस तरीके से पाकिस्तान का इमेज बाहर की दुनिया में बनाने की कोशिश होती है, उन कोशिशों को तो रोका जा सके? देखिए, मैं एक चीज़ आप बताऊं, मेरा जो तजर्बा है वो ये है कि बलूचिस्तान में चूंकि ये नैरेटिव तय है कि महरूमी है, कुछ नहीं, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस महरूमी को कायम रखना चाहती है। पैसा जाता है वहां, और पैसा जो है वो कभी भी पूरी तरह उन चीजों पे इस्तेमाल नहीं होता। मैं वहां पे मौजूद था, मियां नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने, मैं एक्टिंग कोर कमांडर था, चुनाचे मैंने मीटिंग अटेंड की जो कि गवर्नर हाउस में हुई, प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की, नवाज शरीफ साहब ने, और लोगों ने कहा जी हमें पैसा दें, पॉलिटिशियन सारे जो पार्लियामेंट के लोग थे पैसा दें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने इतने अभी आपको ये दिया है, इतना बिलियन, कुछ देर पहले वो किधर गया? तो चुप खामोशी थी। फिर उन्होंने कहा मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने पजेरो गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या उसका खरीद लिया है। तो आप यकीन करें कि सियासतदानों ने वहां कहा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब भी बड़ी जरूरी है। बलूचिस्तान के कुछ वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स हैं वो भी जिम्मेदारी कबूल करते रहे हैं 2021 और अब जो हमले हुए उनकी। तो आपको लगता है कि कोई
फॉरेन फंडिंग के अलावा भी कोई ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन रीजंस भी हो सकती हैं कि वो रीअलाइन होना शुरू हो गए, या आपको भी लगता है कि अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल ख़राब हुई है, टीटीपी के साथ हमारे मुज़ाकरात जिस तरीके से डीरेल हुए हैं, यही वजूहात हैं जिनकी वजह से ये हमले हो रहे हैं? देखिए, एक तो वायलेंस की कोई रीजन नहीं होती है व्हाटसोएवर। वायलेंस जो भी लोग करते हैं उसका कोई वो नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वायलेंस का राइट सिर्फ स्टेट को इन केस कोई भी स्टेट या स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक्सरसाइज करती है इन दिस केस। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें करना पड़ेगा, कोई सोचना पड़ेगा, और सिर्फ प्रॉब्लम जहाँ मुझे नजर आती है वो नैरेटिव में नजर आती है। सिक्योरिटी फोर्सेस या फौजें जंगें नहीं लड़ती है, कौमों ने जंग लड़नी होती है। पार्लियामेंट ने अपने फोर्सेस को ऑन करना होता है। तो दिस इज हाउ ये होता है। शायद रिन साहब, आखिर में अगर हम जो हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग और ये सारी चीज़ें हम बात करते रहे हैं, ज़ाहिर है पहले अफ़गानिस्तान में जो निज़ाम हुकूमत था वहाँ पे भी हमारे लिए कोई बहुत फेवरेबल चीज़ें नहीं थी, लेकिन आइडियली अब हम सोच रहे थे कि काफ़ी फेवरेबल हालात हैं। इम्तियाज़ गुल साहब ने कहा कि वो एक दिन में जादू का चिराग तो नहीं है कि कुछ हो जाएगा, लेकिन अब आपको लगता है कि कोई मैकेनिज़्म अब रहा नहीं है, तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हों? देखिए, अफगानिस्तान की जो सूरत-ए-हाल, जैसे इम्तियाज़ गुल साहब ने बात की, मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ कि इस वक्त तहरीक तालिबान अफगानिस्तान या इमारत इस्लामी अफगानिस्तान, उनके अपने मसाइल इतने हैं कि वो इस वक्त वहाँ जो आपके मसाइल मौजूद हैं उन्हें कंट्रोल करने के बजाय पहले अपने मसाइल में लगे हुए हैं। गुजरते वक्त के साथ उनके बिहेवियर से अंदाजा होगा कि उनका मूड इसके मुतालिक क्या है। रह गई बात बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने की, देखें आप जितनी भी कार्रवाइयां कर लें, जितने भी सर्च ऑपरेशंस, आईबीओस कर लें, जब तक आपका बॉर्डर फेंस नहीं होता और उस फेंस की जो है ना सर्विलेंस नहीं होती, उस वक्त तक ये छोटे आईबीओस या सर्च ऑपरेशंस रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया जी सरफराज बुगटी साहब, शाहिद रिंद साहब, इम्तियाज़ गुल साहब, जनाब जशेद साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी। जनाब, जो हालात हैं इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से, उनके साथ हमारे पूरी इलाकाई सूरत हाल, ख़ित्ते का अमन, सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमने कोशिश की कि एक तज्ज़िया आपके सामने रखें कि पाकिस्तान की रियासत को कुछ अहम फ़ैसले करने हैं, बयानिया क्या रखना है, कैसे डेवलपमेंट बलूचिस्तान में होनी चाहिए, बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर भी ज़ाहिर है आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने की ज़रूरत है, और यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया है इन कार्रवाइयों का। लेकिन कामयाबी तो ये होगी कि जब इस तरह की कार्रवाइयों के लिए तमाम रास्ते हमारी रियासत बंद कर दे। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।